अच्छा, खामोश हो जाएं सब। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमने टाइप्स की टाइप्स को आज अंडरस्टैंड करना। काफ़ी हमने पहले भी पढ़ ली हैं, लेकिन जो कुछ नई टाइप्स रह चुकी हैं उनको हमने आज कवर करना है। सही। तो इवन अगर आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हो तो आज का अगर हम लेक्चर सिर्फ कवर कर लें तो आपको टाइप्स की सारी आ सकती है, क्योंकि बाकी जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं वो जावास्क्रिप्ट में भी सेम ही। तो जो टाइप्सक्रिप्ट में हमने जो कुछ पढ़ा है वो जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही चलता है। ऑब्जेक्ट्स, फॉर, लूप, इफ कंडीशंस एंड एवरीथिंग। तो जो फ़र्क है वो आज हमने कवर करना है कि जो टाइप्सक्रिप्ट के अंदर टाइप्स, इसको हम क्यों टाइप्सक्रिप्ट क्यों बोलते हैं, इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे लगाते हैं, वो चीज़ हमने आज अंडरस्टैंड करनी है। कुछ बेसिक टाइप्स हैं, कुछ हम आगे जाके फर्दर कम्प्लेक्स टाइप्स भी अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस सिनेरियो में और किस वजह से हम यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरीज हैं टाइप्स की। जैसे बेसिक टाइप्स है, फिर ऑब्जेक्ट टाइप हमने देखी थी, एरे टाइप, फंक्शन टाइप, यूनियन टाइप। इसको वन बाय वन हमने अंडरस्टैंड करना है। सही है। तो बेसिक टाइप्स के अंदर जो है, अगर हम वेरिएबल बनाते हैं नम वन का, तो हम ऐसे लिखते थे नॉर्मली पहले, टाइपस्क्रिप्ट से पहले। अच्छा, तो एक तो अभी ये हम डार्क मोड ऑन करना है, लाइट्स वगैरह। उसके बाद जो है हम ऐसे वेरिएबल जो है वो कंसीडर करते हैं। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, इसकी इस वक्त अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो मसला ये है कि इसके अंदर इस वेरिएबल में किसी भी टाइप का डाटा स्टोर हो जाता है। सही है। लाइक मैंने यहाँ पे 10 सेव किया है, इसी तरह अगर इसी नम वेरिएबल के अंदर मैं कोई हेलो वर्ड भी सेव करूँ तो मसला नहीं है। सही है, अगर हम टाइप्स इसकी डिफाइन ना करें। इसी तरह अगर हम इसके अंदर कोई बूलियन वैल्यू सेव कर दें, फॉल, तो हम इसको हम अपडेट कर सकते हैं विद एनी टाइप्स। सही है। अच्छा, अगर नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम, अगर हम कोई टाइप्स डिफाइन नहीं करते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि रन टाइम पे जब हम कोई कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें एरर्स आने के चांसेस हो जाते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे 10 है, इसके अंदर मैं अगर स्ट्रिंग डाल दूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि लेट्स सपोज अगर हम कोई बिल कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर उसमें किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मे बी यूनिट्स को आपको प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, अगर उनमें से एक चीज़ स्ट्रिंग होगी तो कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होंगी। जब कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होंगी तो आपके प्रोग्राम के अंदर रन टाइम पे एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। उससे क्या होता है, रन टाइम पे एरर आते हैं तो फिर उसको डिबग करना, उसको फिक्स करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। तो वो कैसे होता है कि जब यूज़र को प्रॉब्लम आती है, यूज़र हमें बताता है, फिर हम उसको फिक्स करते हैं, देन आगे ऑनवर्ड चीज़ चलती है। तो अगर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बहुत सारी उसके अंदर नई फाइल्स हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट उसके अंदर फाइल्स यूज़ हो रही हैं, तो उसके अंदर विदाउट टाइप वर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सही है। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि अपने वेरिएबल्स की टाइप्स डिफाइन करनी है ताकि वो फिक्स टाइप हो जाए। कोई भी मैं वेरिएबल उसके अंदर डिफाइन करूं, उसकी एक प्रॉपर टाइप हो। कोई भी फंक्शन डिफाइन करूं, उसकी प्रॉपर टाइप हो, ताकि क्या हो कि जो भी डाटा मेरा मूव कर रहा है बिटवीन द डिफरेंट फाइल्स एंड बिटवीन द डिफरेंट फंक्शंस, वो प्रॉपर टाइप्ड डाटा हो, ताकि उसके अंदर एरर आने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो। सही है। अच्छा, उसमें हमें करना ये होता है कि वेरिएबल के नेम के साथ कॉलन का सिंटैक्स है। जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करना है उसके साथ कॉलन लगाना है और उसके बाद टाइप देनी है। मे बी अगर मुझे इसमें स्ट्रिंग डाटा डिफाइन करना है तो मैं स्ट्रिंग टाइप दूंगा, अगर मुझे नंबर डाटा डिफाइन करना है तो मैं नंबर टाइप इसके अंदर प्लेस करूंगा। सही है। तो वेरिएबल का नाम, कॉलन, उसकी टाइप इक्वल टू देन उसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसमें नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें मैं 10 रखूंगा। अगर मैं कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ तो उसमें स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा। तो इसी तरह लेट यूजर नेम स्ट्रिंग इक्वल टू, सही है। तो इसके अंदर जो है हम यूजर नेम डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है तो इसकी टाइप यहाँ पे नंबर है। आइडिया ये है कि जब भी वेरिएबल डिफाइन करना है, कॉलन उसकी टाइप, तो इन टाइप को हम नॉर्मली बेसिक टाइप या सिंगुलर टाइप बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमने वेरिएबल के साथ टाइप डिफाइन करनी है वो स्केलर टाइप है, यानी कि एक इंडिविजुअल डाटा की टाइप जो है वो डिफाइन हो रही है। अच्छा, अब
इस कौन कौन सी टाइप है उस पर हमें थोड़ी नज़र दौड़ानी है। उसमें पहली टाइप जो है वो नंबर है, दूसरी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। नंबर का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर वैल्यूज आ सकती हैं, और स्ट्रिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग जो है वो वैल्यूज आएंगी। अच्छा, अब जो थर्ड टाइप हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है बुलियन टाइप। सही है, तो इसकी टाइप को कैसे डिफाइन करना है, कॉलन बुलियन। नंबर में नंबर डाटा आएगा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डाटा आएगा। बेनिफिट क्या है कि अगर किसी भी लेवल के अंदर इस वेरिएबल में कोई दूसरी टाइप का डाटा सेव होने की कोशिश करेगा तो वो उसको उसके अगेंस्ट एरर जनरेट करेगा। वो हमें VS कोड ही बता देगा, उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। यानी कि जब हम कोड कर रहे हैं तो किसी लेवल पे भी उसको फील होगा कि इसके अंदर कोई डिफरेंट डाटा आ सकता है, तो वो हमें एरर शो करेगा, हम उसको वक्त उसी टाइम फिक्स कर लेंगे। अगर हम ये टाइपस्क्रिप्ट नहीं यूज़ करते, जस्ट जावास्क्रिप्ट में रहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे, तो ये मैंने एक वेरिएबल जनरेट किया, इसके अंदर मैं किसी भी टाइप का डाटा दूंगा तो कोई यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे मैंने नंबर में 42 रखा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग रख दी है, तो इसकी वजह से कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा। तो होगा क्या कि जब हम कोड कर रहे हैं तो हमें जब कोई इंडिकेशन मिल ही नहीं रही, जब कोई एरर नहीं मिल रहा हमें, तो हम उस कोड को कंप्लीट करके डिप्लॉय कर देंगे, लेकिन जब यूजर उसको इस्तेमाल करेगा फिर एरर आने के चांसेस हैं। समझ आ रही है बात? तो उसके अंदर थोड़े चांसेस हैं कि हम जो है वो एक्चुअल हमारी जो टाइप है उससे हम डिफरेंट टाइप का डाटा सेव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स डिफाइन नहीं किए जाते हैं, जिससे एरर आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं तो इसके एज अ डेवलपर भी हमारे लिए आसान है, कि चूंकि जब हम कोड कर रहे हैं उसी में अगर कोई कन्फ्लिक्ट या इश्यूज आ रहे हैं उसी के अंदर ही हम उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डिफाइन की गलती से किसी भी लाइन पे, मे भी बहुत ज़्यादा कोड है एक फाइल के अंदर, कोई 100 वाली लाइन में जाके मैं इसके अंदर कोई नंबर डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, फौरन मुझे एरर दे दे। तो एज अ डेवलपर मेरे लिए बड़ा आसान है इसको अंडरस्टैंड करना कि ये किस टाइप का वेरिएबल था, मैं इसमें कौन सी वैल्यू दे रहा हूँ। तो कुछ एरर जो है वो हम वाइल कोडिंग ही फिक्स कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो कोई अगर हम प्रॉपर टाइप से सारा कोड करेंगे तो कोई ऐसे चांसेस नहीं बचेंगे जिसके अंदर कोई ऐसा चांस हो कि हमारी वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा सेव होने का कोई चांस नहीं बचेगा। सही है। अच्छा, अब नंबर टाइप देख लिया, स्ट्रिंग टाइप देख लिया, बूलियन टाइप है हमारे पास, और आगे जो है नल। लेट से करें या वार से करें, अगर हम ग्लोबल स्कोप में हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक ही मतलब लेट का मतलब जब हम किसी स्कोप के अंदर हों तो फिर वो उसके अंदर रहता है, लेकिन अगर आप ग्लोबल स्कोप में हो तो लेट या वेरिएबल का मीनिंग सेम हो जाता है। अच्छा, अगर हमने जिस तरह हमारे पास नंबर की टाइप है, इसी तरह स्ट्रिंग की टाइप है, उसी तरह बुलियन की टाइप है। बुलियन में बुलियन डाटा आएगा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डाटा आएगा, और नंबर में नंबर डाटा सेव होगा। इसी तरह हम हमारे पास अगर कोई हमने नल वैल्यू सेव करनी है, इज नल, यानी कि उसके अंदर मुझे अगर नल वैल्यू डालनी है तो इसकी टाइप मैं नल रख सकता हूँ। नल मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा वेरिएबल जनरेट करना है जिसके अंदर मुझे कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन नहीं करनी है तो उसकी टाइप मैं नल रख सकता हूँ। सही है, मतलब इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, नल वैल्यू स्टोर है। सही है। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास और भी टाइप्स हैं, जैसे इज अनडिफाइंड, उसकी टाइप मैं अनडिफाइंड रख सकता हूँ। यानी कि ये वाली टाइप आपने एक्सप्लोर की है, नंबर के अंदर नंबर वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बुलियन, लेकिन ये भी टाइप्स हैं नल अनडिफाइंड। नल के अंदर कोई डाटा नहीं आएगा, अनडिफाइंड के अंदर वेरिएबल असाइन हो चुके हैं लेकिन उसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू असाइन, कि कोई वैल्यू जो असाइन है नहीं, जिसके अंदर अनडिफाइंड जो है वो वैल्यू असाइन। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने क्वेश्चन किया है कि देखो, इसका तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हमने कभी भी कोई यूज़र का नेम सेव करना है, कोई ईमेल सेव करनी है, कोई जो है वो
कोई डिस्क्रिप्शन सेव करनी है, कोई भी ऐसा पैराग्राफ मुझे सेव करना पड़ सकता है, कोई भी नेम सेव करना पड़ सकता है, स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ स्ट्रिंग टाइप मेरी जो है वो डिफाइन हो जाएगी। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मुझे नंबर की टाइप देखें तो बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशंस मुझे करना पड़ती हैं, जैसे बिल कैलकुलेट करना है, जैसे कोई भी ऐसी कैलकुलेशंस करनी है जहाँ नंबर्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ नंबर टाइप यूज हो जाएगी। तो बुलियन जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो कुछ ऐसी चीज़ें हम रख सकते हैं कि जहाँ पे हमें डिसीजन करना है कि इसकी वैल्यू ट्रू रखनी है या फॉल्स रखनी है। जैसे लेट्स सपोज हम ऐसी ऐप बनाएं बाइल ऐप जिसकी मदद से फ़ैन ऑन ऑफ हो, तो अब उसकी स्टेट दो ही हैं, या ऑन है या ऑफ है, तो इस वक्त हम फिर बुलियन स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ये नल और अनडिफाइन कहाँ पे होंगी? मतलब अनडिफाइन में हम कह रहे हैं कि वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रही है जिसकी जो एक्चुअल क्या वैल्यू है अनडिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया गया, और नल के केस में नल वैल्यू सेव हो रही है। इसका यूजेज कहाँ पे है? अच्छा, हमें कुछ ऐसे वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं जिनका हमें अभी श्योर नहीं होता कि उसके अंदर क्या वैल्यू आने वाली है। मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं इंटरनेट से मेरे पास बाद में वैल्यू आने के चांसेस भी हैं उसके अंदर। सही है, मे बी हम कोई बुक्स के रिलेटेड डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अब बुक्स को जब मैं डिफाइन करूंगा तो मेरे पास अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। सही है, तो मैं डिफाइन करूंगा नल, कि इसके अंदर फिलहाल मैंने कुछ भी एम्प्टी वैल्यू रखी है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अब बाद में इस बुक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, कोई एरे सेव कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज सेव कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें नीचे एक और टाइप यूनियन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि सम टाइम अगर ऐसा चांस है कि मेरी वैल्यू नल या अनडिफाइन हो सकती है और उसके साथ में एक्चुअल वैल्यू भी कभी आ सकती है, तो वहां पे ये हमें हेल्प करता है। अभी नहीं है जब मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन बाद में आने के चांसेस हैं जब मैं कोई ऐसा कोड चलाऊंगा जिसमें कोई ऐसी लॉजिक होगी जिसके अंदर मे बी इंटरनेट से कोई ऐसा डाटा है जो डाउनलोड होना है वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होना है। सही है, तो उन सिनेरियो के अंदर ये चीज़ मेरे लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन जिस तरह मेरे पास नंबर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, इसी तरह नल और अनडिफाइंड की भी टाइप्स हैं। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन कौन सी टाइप्स की में टाइप्स हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कोई पूछ सकता है, कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि टाइप्स की भी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो आपको उनको बताना है। अगर वो बोले कि नल इज अ टाइप्स की टाइप और नॉट, तो आपने बोलना यस। बात समझ रहे हो? इसलिए हम ये सारी टाइप्स पढ़ रहे हैं ताकि अगर कोई आपको बाद में कोई क्वेश्चन करता है कोई इंटरव्यू में या जब आप कोड कर रहे हो तो आपको आसानी हो, आपके पास मेमोरी होगी कि कौन कौन सी टाइप्स की के अंदर टाइप यूज की जा सकती है। सही, अभी हम नीचे इन दोनों का खास तौर पे यूज केस देखेंगे कि अगर मैंने एक चीज को डिफाइन ही अनडिफाइन कर दिया तो फिर मीनिंग क्या है, मतलब उसके अंदर कुछ रखना ही नहीं अगर, तो उस वेरिएबल को बनाने का मतलब क्या है। तो हम जब नीचे यूनियन पढ़ेंगे फिर आपको ये बात समझ आएगी कि अनडिफाइंड वैल्यू क्यों डिफाइन करने की जरूरत है। जस्ट लाइक हमने यूजर से इनपुट लेनी है, तो एक्चुअल में हमने एक वेरिएबल में उसका डाटा स्टोर करना है, तो अभी यूजर से इनपुट नहीं आई है, तो अभी उसके अंदर क्या सेव होगा? नथिंग, अनडिफाइंड। लेकिन जब यूजर से वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसमें क्या सेव होगा? जो यूजर से वैल्यू आई है, मे बी स्ट्रिंग या कोई ऐसी चीज। तो हम नीचे देखेंगे कि किस तरह इसको यूनियन कैसे करना है। मतलब अभी तक हमने कोई ऐसा मेथड नहीं सीखा है कि एक वेरिएबल की एक ही टाइप देने का तरीका सीखा है, ऐसे ही है ना। जैसे मैंने अब इस अनडिफाइंड को टाइप क्या दी है? अनडिफाइंड। क्या इसमें स्ट्रिंग सेव हो सकती है? नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मेरे पास एक और कंट्रोल है, तो उसको हमने नीचे लर्न करना है जिसको यूनियन बोलते हैं। सही है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और स्ट्रिंग मतलब क्या है, इसकी या टाइप क्या होगी? अनडिफाइंड, या दूसरी टाइप क्या हो सकती है? स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे और लगा के सारी टाइप लिख दूं तो मतलब ये टाइपलेस वेरिएबल बन जाएगा ना, मतलब इसमें फिर जो मर्जी आ रहा है, फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। तो नॉर्मली हम यूनियन यूज करते हैं जहाँ पे हमें अनडिफाइंड या नल के साथ दूसरी वैल्यू आने का चांसेस है। खैर वो नीचे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइप है वाइड। अच्छा जी, अच्छा ये जो वाइड टाइप है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या हो सकता है कि हम कोई जिस तरह अनडिफाइंड में अनडिफाइंड सेव कर सकते हैं ना, इस तरह वाइड में नल या अनडिफाइंड सेव किया जा सकता है। मतलब क्या है, ये टाइप वहाँ पे यूज होती है जब हमने कोई चीज़
रिटर्न नहीं करनी है। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, सही है, इसको नाम रखता हूँ प्रिंट यूजर नेम, सही है। इसका जो पैरामीटर होगा वो एक पैरामीटर होगा यूजर नेम, और उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने टाइप डिफाइन की है, ये किस चीज की टाइप डिफाइन की है, फंक्शन के पैरामीटर की टाइप डिफाइन की है। अच्छा, फंक्शन की रिटर्न टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, जहां पे ये मेरी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है उसके साथ जो है, जहां पे मेरी ये ब्रैकेट स्टार्ट खत्म हो रही है, जहां पे पैरामीटर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसके साथ मैं टाइप डिफाइन करता हूँ कि इस फंक्शन की जो टाइप क्या होगी, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे रिटर्न लगाना जरूरी है, उसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना जरूरी है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे एक एरर देगा VS कोड, और उस एरर का नाम क्या है, अनडिफाइन। मतलब वो क्या कह रहा है, फंक्शन was declared to type undefined void any must return a value। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू डिफाइन की है लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे इस वक्त, अनडिफाइंड नल या एनी रिटर्न कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। और वो रिटर्न चीज क्या करनी है, इवन अगर मैं नंबर रिटर्न करता हूँ तो वो इस चीज को कंसिडर नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर सेव नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न टाइप मैंने क्या डिफाइन की है, स्ट्रिंग, सही है। अच्छा, अब अगर मुझे कुछ भी यहां से रिटर्न नहीं करना, सही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी रिटर्न टाइप वाइड रख सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। मतलब अगर फंक्शन कुछ डिफाइन नहीं कर रहा तो मतलब क्या रिटर्न कर रहा है, देखें एक मिनट, हमने फंक्शन बनाया, सही है, अभी मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर, एक सिंपल फंक्शन है, सही है, उसके अंदर क्या है कि फंक्शन का नाम है और कर्ली ब्रेसेस आ रही हैं। ये फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस जो आ रही है, इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, मैं यहाँ से एक रिटर्न कर देता हूँ 23, सही है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ कांस्टेंट रिजल्ट प्रिंट यूजर नेम, तो मुझे इस रिजल्ट के वेरिएबल में क्या आएगा, कौन बताया, क्या आएगा, 23 आएगा। और उसकी टाइप क्या होगी, टाइप ऑफ ऑपरेटर से, टाइप ऑफ ऑपरेटर से हम टाइप चेक कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की, सही है। मैं इसको यहाँ पे आके रन करता हूँ, TSC रिजल्ट इज 23, टाइप इज नंबर। अच्छा, अगर मैं यहां से इस फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं करता, बस उसी के अंदर कंसोल लगा देता हूं प्रिंट यूजर नेम, सही है, तो अब यहां पे रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी और इसकी टाइप क्या होगी, क्या होगी। अब चूंकि मैंने कोई चीज रिटर्न नहीं कराई है, तो इस केस में फंक्शन की टाइप क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, सही है। इसको चला के देख लेते हैं, वैल्यू इज अनडिफाइंड एंड टाइप इज अनडिफाइंड। आइडिया ये है कि लॉजिकली पॉसिबल ये है कि इस वेरिएबल की जो टाइप है वो अनडिफाइंड है, मतलब क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू भी क्या सेव है, अनडिफाइंड। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। उसकी रीजन क्यों, क्योंकि हमारे पास एक अनडिफाइंड की टाइप एग्जिस्ट करती है, मेरी बात समझ रहे हो। तो चूंकि अनडिफाइंड की टाइप एग्जिस्ट करती है, तो इस वेरिएबल की टाइप भी क्या बन चुकी है, अनडिफाइंड बन चुकी है, सही है। अगर मुझे इसकी टाइप जो है यहां पे अनडिफाइंड कंसीडर करता हूं, तो अब ये स्टिल एरर दे रहा है। उसकी रीजन क्यों, क्योंकि जो फंक्शन यहां से वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो फंक्शन यहां से वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो वाइड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो जो फंक्शन कोई रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या होती है, वॉइड, और उसके अंदर जो वेरिएबल में वैल्यू सेव होती है वो अनडिफाइन होती है। बात समझ रहे हो। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जब भी हम कोई वेरिएबल उसकी टाइप वाइड होगी, उसमें हम क्या सेव कर सकते हैं, अनडिफाइन। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के जहां पे पैरामीटर मेरे क्लोज हो रहे हैं, उसके साथ मुझे क्या लगाना है,
void। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसके अंदर void लगाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अनडिफाइंड। बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल में इसकी टाइप जो है वो अनडिफाइंड बन गई। उसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, void। तो जब भी फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न हमें नहीं लगाना तो उसकी टाइप, रिटर्न टाइप क्या होगी, void। वो हमें डिफाइन करना है। तो void, किसी भी फंक्शन की रिटर्न टाइप void होने का मतलब यह है कि उसमें कोई रिटर्न नहीं है। सही है? अगर उसमें कोई रिटर्न है, मतलब अगर इसमें कोई रिटर्न है तो अब रिटर्न लग चुके हैं तो अब ये एरर दे रहा है, क्यों भला? क्योंकि void ने बोला था कोई रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न नहीं होगा, लेकिन आपने अब रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां से रिटर्न टाइप चेंज करके क्या करनी है, नंबर। सही है? तो void फिर किस सिनेरियो में यूज होगा, अगर उसके अंदर अगर कोई फंक्शन है रिटर्न नहीं करना कोई वैल्यू को, तो वहां पे हम void कर सकते हैं। लेकिन void के अंदर एक खूबसूरती है कि इसमें दूसरी टाइप अनडिफाइंड सेव हो सकती है। जैसे ये देखो, क्या स्ट्रिंग में नंबर सेव हो सकता है? नहीं। तो अनडिफाइंड एक सेपरेट टाइप है, तो ये अनडिफाइंड की वैल्यू अनडिफाइंड में सेव हो रही है। लेकिन void ये इजाजत देता है कि इसके अंदर अनडिफाइंड भी सेव हो सकता है। बात समझ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जो रिटर्न, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है। तो उस केस में उन्होंने void की टाइप जो है वो हमें प्रोवाइड की है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट एनी। हाँ जी, अभी जब यूनियन पढ़ेंगे फिर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी मैंने उसकी काफ़ी एग्जांपल्स देनी है आपको कि वो यूनियन कैसे काम कर रहा है। अभी तो वो, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि नल और अनडिफाइंड टाइप होने की रीज़न क्या है। अगर हम देखो ना, अगर चीज़ मुझे पहले ही पता कि नल होगी, अनडिफाइन होगी, तो फालसी वैल्यू है, मतलब कुछ नहीं है, तो उस केस में मुझे वेरिएबल बनाना क्यों है? तो वो हमने डिस्कस किया था कि बनाने की भी रीजन हैं, कुछ यूज केसेस देखे थे। लेकिन अब एनी को अंडरस्टैंड करते हैं। एनी का मतलब है एनीथिंग। अगर आप किसी टाइप, किसी भी वेरिएबल की टाइप को एनी कर दोगे, मतलब क्या, उसमें कुछ भी टाइप का वेरिएबल आ सकता है। अगर जावास्क्रिप्ट में देखें ना, जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इस वक्त इस नंबर की टाइप एनी है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है। तो चूंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ भी आ सकता है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट वाला वेरिएबल टाइपस्क्रिप्ट में लिखना है तो उसकी टाइप को क्या डिफाइन करना है, एनी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि टाइप चेकिंग को अनसेट कर दो, टाइप चेक ना करो इस वेरिएबल की। मतलब क्या है, अभी हमने इसमें क्या स्टोर किया है, स्ट्रिंग। मैं इस एनी के अंदर नंबर सेव कर सकता हूं, मैं इस एनी के अंदर होल सेव कर सकता हूं। अब यानी कि जो हम टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे थे ना, अब वो टाइपस्क्रिप्ट सीखने का मकसद यहां खत्म हो गया। टाइपस्क्रिप्ट इसलिए सीख रहे थे कि वेरिएबल को टाइप डिफाइन करनी है, वेरिएबल का नाम कोलन उसकी टाइप इक्वल टू वैल्यू। अब यहां पे हमने कोलन टाइप क्या डिफाइन कर दी, एनी। एनी का मतलब कुछ भी आ सकता है। अब कुछ में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी टाइप शामिल है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, वाइड। यानी कि किसी भी टाइप का डाटा मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूं जब मैंने टाइप क्या डिफाइन कर दी, एनी। एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, अगर हम किसी टाइप वाले वेरिएबल की वैल्यू को उसके अगेंस्ट सेट करते हैं ना, उसके अगेंस्ट कोई डिफरेंट वैल्यू देते हैं, ये मुझे VS कोड एरर देता है। ये एरर कैसे देता है? जैसे वो देखेगा कि इसकी ये टाइप है, अब मैं किसी और टाइप का डाटा देख रहा हूं, एरर दो। लेकिन जब एनी होगा, वो एनी करेगा क्या, एनी ये करेगा, जो फंक्शन VS कोड को बता रहे हैं ना कि तुम रेड लाइन कर दो, उसको नहीं चलने देगा। मतलब कोई तो बता रहा है ना VS कोड को कि रेड लाइन कर दो, ये रेड लाइन यानी कि एरर शो करो। एरर शो करने के प्रोसेस को अगर मुझे रोकना है तो मैं फिर क्या कर दूंगा, एनी कर दो, तो फिर ये प्रोसेस नहीं चलेगा। सही है? तो एनी का मतलब है कि किसी टाइप की भी वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो सकती है। मेक सेंस? अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास टाइप है अननोन।
अननाउन, अननाउन का मतलब क्या होता है? वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। बात समझ रहे हो? एनी का मतलब था हमने टाइप्स को बोला भाई टाइप चेक ही नहीं करनी, तुम्हारा कंसर्न नहीं है, मैं जो मर्जी डालूं, मेरी मतलब आप मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं वेरिएबल में, इसका कंसर्न छोड़ दो, मेरी मर्जी में जो मर्जी डिफाइन करूं। अननाउन का मतलब ये है कि मैं ये मेरा ये दिल करता है कि इसकी टाइप हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी टाइप क्या है। मेरी बात समझ रहे हो? एनी और अननाउन में समझ आ रही है? अननाउन का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि टाइप हो, लेकिन मुझे पता नहीं है। अननाउन डेवलपर की ये फीलिंग है। एनी का मतलब ये है कि डेवलपर ये चाह रहा है कि मुझे पता है इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा। सही है? इसका मतलब क्या है? अगर मैंने किसी टाइप को अननाउन डिफाइन किया है, अगर मैं उसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करूंगा, मतलब उसकी वैल्यू के अंदर मैं कोई नंबर वैल्यू सेव करने की कोशिश कर रहा हूं, या उसकी वैल्यू के अंदर मैं कोई ऐसे फालसी वैल्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये भी बिल्कुल एनी की ही तरह चल रहा है। जिस तरह एनी चल रहा है ना, कि उसमें क्या था कि उसने टाइप डिफाइन कर दी एनी, तो मतलब क्या था, उसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें भी अगर हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं अननाउन कुछ भी आ रहा है, फर्क नहीं है। बात समझ रहे हो? अच्छा, फर्क कहां पे है? अगर स्टिल आप उसकी टाइप को अननाउन डिफाइन कर रहे हो, सही है, लेकिन स्टिल हम किसी भी लेवल पे जाके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब मैं उसकी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाल के इसके अंदर नंबर डाला, अब वो इसको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट क्या करेगा? उसको ये समझ में आ गया कि पहले इसकी वैल्यू क्या थी, इस वेरिएबल के लिए उसको अननाउन था, लेकिन चूंकि मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दिया, तो अब उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग है, अब इसके अंदर वैल्यू नंबर है। अब इसके अंदर नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे हम चेक्स लगाते हैं। लाइक अगर अननाउन टाइप है, अननाउन की टाइप स्टिल चेक करेंगे, अगर उसकी वैल्यू नंबर है, सही है, तो फिर हम उसको बोलेंगे ये अपडेट करो। अच्छा, ये चीज टाइप चेक करना इस नाउन के केस के अंदर समझ में आ रहा है, लेकिन यही सेम केस अगर हम एनी से करेंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं टाइप चेक करेगा ना, क्योंकि उसके अंदर हमने उसको खुद बोला है कि तुमने टाइप नहीं चेक करनी। इस नाउन में स्टिल वो टाइप चेक करेगा। अगर हम उसको ये नहीं बताएंगे तो वो हमें हेल्प करेगा कि इसके अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन की है, आप गलती से अब इसके अंदर कोई डिफरेंट वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर बड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है। एनी का मतलब है कि बिल्कुल ही मैं टाइप के बारे में केयर नहीं कर रहा, केयरलेस हूँ टाइप के बारे में। अननाउन का मतलब है कि मुझे पता नहीं है टाइप क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा मे बी वो इंटरनेट से आएगा, यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो अब इंटरनेट से क्या डाटा डाउनलोड हो रहा है मुझे नहीं पता, सही है, वो डिफरेंट डिफरेंट डाटा आ सकता है, तो मैं उसकी टाइप अननाउन कर दूंगा कि मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप एनी कर दोगे तो वो बिल्कुल ही टाइप को कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अननाउन कर दोगे तो वो जो भी डाटा रिटर्न करेगा उसकी टाइप को वो सेकंड लेवल पे अंडरस्टैंड करेगा कि इसके अंदर इसकी वैल्यू स्ट्रिंग सेव है, तो इसका मतलब है कि अब इसके अंदर वो बुलियन या डिफरेंट वैल्यू सेव करने की ट्राई कर रहा है, तो वो हमें हेल्प करेगा, एरर थ्रो करेगा कि इसके अंदर ये डिफरेंट वैल्यू आ रही है। लेकिन स्टिल अननाउन के अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हैं। जिस तरह नंबर में तो सिर्फ नंबर वैल्यू सेव कर सकते हैं ना, तो जिस तरह एनी के अंदर मैं किसी भी टाइप की वैल्यू सेव कर सकता हूं, तो अननाउन के अंदर भी मैं किसी भी टाइप की वैल्यू सेव कर सकता हूं। और चूंकि हमने कोई कंसोल नहीं लगाया तो इसकी वैल्यू भी अननाउन की तरह मेरे पास अपडेटेड वैल्यू आई। फॉल्स। उस रीजन क्या है, उसकी टाइप अननाउन थी, तो उसने उसकी टाइप को कंसीडर नहीं किया, उसकी वैल्यू को हमें अपडेट करने की वो इजाजत दे रहा है। अगर हमारे ऐसा केस है कि हमें टाइप्स का नहीं पता, तो रिकमेंडेशन ये है कि हम एनी यूज ना करें, अननाउन कर लें। अननाउन इज मोर सेफर देन एनी, सही है। तो टाइप स्कीम के अंदर ज्यादातर लोग फिर जहाँ पे टाइप नहीं डिफाइन करनी है, कंफर्म नहीं है, वहां पे अननाउन टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं। समझ नहीं आई बात यहाँ पे?
मतलब अगर कोई देखो ये वाली जो टाइप है ना इस वक्त, इसको हम डायनामिक टाइप बोलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है ना, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये सारी बाकी स्टैटिक टाइप्स ही हैं। देखो ना, नंबर, स्ट्रिंग, नेम, इसका मतलब क्या है, जो टाइप डिफाइन होगी अब उसके बाहर नहीं जा सकते, आप उसी के अंदर रहेंगे। तो अननाउन और एनी को नॉर्मली हम डायनामिक टाइप बोलते हैं। ये मतलब टाइपलेस वेरिएबल है जिसके अंदर हमने टाइप डिफाइन नहीं की, स्टिल हम उसके अंदर कोई भी तरह का वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये किसी भी लेवल पे लगाया जा सकता है, फंक्शन के पैरामीटर में, वेरिएबल पे, रिटर्न टाइप में, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन है कि भाई कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकती, तो वहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नेवर। अगर आपने कोई, हमने फंक्शन पढ़े थे जिसके अंदर हम एरर थ्रो कर सकते हैं, सही है। ये मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है, इसको नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, अभी मैंने इसको एरो फंक्शन बनाया। अच्छा, एरो फंक्शन की टाइप कैसे डिफाइन करते हैं कि जिधर उसकी ब्रैकेट है उसके साथ कॉलन लगा के उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन होती है। अच्छा, हमने ये सीखा था कि हम रिटर्न टाइप जो है डिफरेंट रिटर्न टाइप हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक सिंपल फंक्शन बना देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। थ्रो न्यू एरर एनी एरर। इन केस अगर हमें यहाँ से एरर थ्रो करना है, सही है, तो हम बोलेंगे इसकी टाइप जो है वो नेवर है। जिस तरह हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करना था तो हम वाइड बोल रहे थे, अगर हमने एरर थ्रो करना है किसी फंक्शन से तो उसकी टाइप क्या रहेगी, नेवर। नेवर मतलब कि ये टाइप, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ना, ये वाइड की तरह गई है, लेकिन इसको स्पेसिफाई किया गया है कि जब भी हम एरर थ्रो करें ना किसी फंक्शन से, डिफरेंस ये पैदा किया गया कि चूंकि उसमें रिटर्न नहीं था, अब इसमें एक्चुअली हम कुछ तो थ्रो कर रहे हैं, रिटर्न नहीं लगा रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए नेवर लगाया। तो जब भी हमें एक फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करना लेकिन स्टिल एरर थ्रो करना है, किसी दूसरी फंक्शन को एरर थ्रो करना है या ट्राई कैच करना है, तो कैच को एरर देना है, तो उस केस में इसकी रिटर्न टाइप जो है वो नेवर होगी। तो अभी तक हम जो टाइप सीख चुके हैं वो नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, एनी, अननाउन एंड नेवर। ये सारी स्केलर टाइप है। स्केलर मतलब अभी हमने इनको सिंगल वे में ही यूज कर रहे हैं, कहीं वेरिएबल पे, रिटर्न टाइप पे, पैरामीटर पे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, जब भी एक फंक्शन जो है अपनी बॉडी में कोई एरर थ्रो करेगा, तो नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, जब कोई ऐसा कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमें पता था कि ट्रस्ट नहीं है, वो एरर आने के चांसेस हैं, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं ना फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब अगर कोई फंक्शन एरर थ्रो कर रहा है, सही है, किसी दूसरे फंक्शन को, सही है, अब वो एरर हमें किस में मिलता है, कैच के अंदर मिलता है। ऐसे ही हो रहा था ना, जब हम एसिंक्रोनस कोड लिख रहे थे तो एक फंक्शन चलता है, उसकी जो भी अगर एरर आने के चांसेस है तो उसका फंक्शन का सारा आंसर किस में आ जाता है, कैच के अंदर आ जाता है। हम ऐसा कोड लिख रहे थे। अब वो यही कह रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन एरर थ्रो करेगा तो फिर आप उसकी रिटर्न टाइप क्या रखोगे, नेवर। अगर उसने एरर थ्रो करना है, देखो वाइड का मतलब है कि कुछ भी नहीं करना, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ भी आप रिटर्न नहीं करोगे, कोई डाटा किसी दूसरे फंक्शन को नहीं देखोगे। लेकिन नेवर का मतलब है कि आप डाटा तो रिटर्न नहीं कर रहे हो लेकिन एरर थ्रो कर रहे हो, सही है। तो जब भी फंक्शन एरर थ्रो करेगा किसी दूसरे फंक्शन को, तो उस वक्त फिर हम उसकी टाइप नेवर रखेंगे। यानी कि अगर आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जिसके अंदर एरर आने के चांसेस हैं ट्राई कैच के अंदर, तो अब ये कैच में एरर तब आता है जब हम ट्राई में कोई ऐसा कोड लिखते हैं जो एरर प्रोड्यूस कर सकता है, सही है। अब अगर इसके अंदर मेरा फंक्शन लगा है, वो कोई एरर प्रोड्यूस करेगा तो वो कैच को डाटा सेंड कर रहा है, सही है। तो इस वक्त उस फंक्शन की जो टाइप होगी वो क्या होगी, नेवर, कि वो डाटा तो रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन एरर थ्रो कर रहा है, सही है। इस सिनेरियो में नेवर यूज करते हैं। लेकिन ये मोस्टली मतलब जो कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज नहीं होती हैं, जैसे लाइक नेवर, अननाउन, एनी, ये हम अगर टाइप स्किप यूज कर रहे हैं तो हम इनको नहीं यूज करना चाहते हैं ना। फिर टाइप स्किप यूज करने का मकसद क्या है, अगर हमें ये टाइप यूज करनी है, एनी यूज करना है, अननाउन यूज करना है,
सही है। तो मोस्टली हम जब भी हमारा फंक्शन कोई ना कोई डाटा भी रिटर्न कर रहा होगा तो हम उनकी सबकी प्रॉपर टाइप से ही रिटर्न करते हैं कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है। हम कभी भी ऐसा कोड नहीं लिखना चाहते हैं जिसके अंदर जो है वो कुछ भी डाटा रिटर्न, मतलब कुछ भी टाइप्स ना डिफाइन हो। तो टाइप स्कीम में तो हमने ज़्यादा चलना है इन टाइप्स को लेके कि हमें टाइप डिफाइन करनी है अपने डाटा की। सही है। ये हमें आसानी दे रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। अगर आप हर वेरिएबल एनी टाइप से बना रहे हो तो मतलब आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो, क्योंकि उसमें भी कोई टाइप्स नहीं है। तो हमें एनी, अननाउन, इन चीज़ों से बचना होता है ताकि हमारे पास जो है वो सिनेरियोज जो हैं वो बढ़ें हमारे पास टाइप्स के। अच्छा जी, आगे हमारे पास जी ऑब्जेक्ट हमने सीखा था कि हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कि लेट एनी ऑब्जेक्ट, ये मे बी स्टूडेंट, सही है, उसका हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। सही है। टाइप कैसे डिफाइन करेंगे हम उसकी कि मतलब स्टूडेंट का डाटा हम सेव कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या है, जस्ट लाइक नेम, ईमेल, सही है, फोन। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया विदाउट टाइप्स, इसके अंदर मैंने कोई टाइप डिफाइन नहीं किए। सही है। अच्छा, अब मुझे इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो टाइप डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा था कि वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के नेम के साथ हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे टाइप लगा देंगे। तो टाइप के अंदर हमारे पास क्या होगा, कॉलन टाइप। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करनी है। तो उसमें दो तरीके हमने सीखे हैं। एक तरीका ये है कि हम टाइप कीवर्ड से टाइप बनाएं और दूसरा ये है कि हम यहीं पे ऑब्जेक्ट बना दें। सही है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप डिफाइन करना शुरू करेंगे। कौन कौन सी, कि नेम होगा, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, ईमेल होगी तो उसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी, और फोन होगा तो उसकी टाइप भी, सॉरी, नंबर होगा। सही है। तो ये हमने एक्चुअली यहाँ पे टाइप डिफाइन की है। सही है। वो ये कह रहा है कि अब ये प्रॉपरली टाइप्ड ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है कि मैंने ऑब्जेक्ट बना के हर की को डिफाइन किया, उसकी वैल्यू अगर मैं कोई एक नहीं डिफाइन करूंगा तो वो मुझे उसका एरर देगा कि भाई इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है और उसके अंदर ये 2 कीज होनी चाहिए लेकिन आपने 3 कीज डाल दी, एक्स्ट्रा की डाल दी है, तो जो जिसकी टाइप के अंदर डिफाइन है नहीं है, आप इसको फिक्स करो। सही है। तो फिक्स कैसे करेंगे, हम उसकी टाइप डिफाइन कर देंगे। हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि अगर हमने उसको स्ट्रिक्टली टाइप नहीं करना एनी की तरह, मतलब एनी में क्या है कि कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, तो हम अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखना चाह रहे हैं कि जिसमें जो मर्जी कीज डालें, तो वो कह रहा है कि इसकी टाइप जो है खाली ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो। सही है। इस तरह मतलब इसमें अब मैं जो मर्जी कीज डालूं, इसकी कोई अभी टाइप चेकिंग नहीं हो रही। सही है। या इसकी टाइप को हम ओनली ऑब्जेक्ट रख दें, इसका मतलब ये है कि कोई टाइप चेकिंग नहीं होगी। सही है। तो हमें ये दोनों केसेस जिसमें खाली ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट टाइप हो, ये उस केस में इस्तेमाल होती है जब हमने ऑब्जेक्ट की कोई टाइप डिफाइन नहीं करनी। सही है। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर जितनी उसकी ऑब्जेक्ट की होती हैं टाइप वो डिफाइन करते हैं। लेकिन आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करने के लिए कीवर्ड होता है ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट होगा। बस इसने ये इंश्योर करना है कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं अरे बनाने की कोशिश करूंगा तो फिर प्रॉब्लम, फिर इशू है कि इसके अंदर अरे नहीं आ सकती, इसके अंदर ये डाटा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसकी टाइप डिफरेंस कर दी है। लेकिन अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट ही डिफाइन किया तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर आप खाली ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसका भी मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी टाइप ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अब उसमें वैल्यू क्या है वो मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कीज डिफाइन कर सकते हो, कर देते हो, तो उसका मतलब यह है कि अब इसने बाकी की सारी चीज को वैलिडेट करना। तो नॉर्मली हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनकी कीज को वैलिडेट करेंगे। सही है। अगर वैलिडेट नहीं करना तो फिर तो एनी बन गया ना, जब एनी है तो फिर भी तो कुछ भी वैल्यू आए तो प्रॉब्लम नहीं है। सही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट या खाली ऑब्जेक्ट नहीं लगाता, एनी लगाता हूं, तो मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अलावा बाकी टाइप्स का डाटा भी आ सकता है। मतलब स्ट्रिंग, नंबर, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसको स्ट्रिंग भी बना सकती, कोई स्ट्रिंग डाटा भी सेव कर सकता हूँ, यही मतलब है ना।
लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एनी लगा दिया है फिर तो वो कोई भी टाइप नहीं चेक कर रहा। लेकिन अगर मैंने खाली ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ या मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा आ सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी उससे मुझे कंसर्न नहीं, वो कुछ भी हो सकती है। सही। तो अगर आपने ऐसा लीनियर रहना है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है अपने आप को कि विदाउट ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करके टाइप डिफाइन करनी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। मेक सेंस। लेकिन नॉर्मली हम ये वाली टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे student1 लिखेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर टाइप्स डिफाइन करेंगे। नेम स्ट्रिंग होगा, ईमेल स्ट्रिंग होगा और फोन नंबर, इस तरह से। ये प्रॉपरली टाइप्ड टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ये विदाउट ये टाइप उसकी टाइप ऑब्जेक्ट रहेगी, ये वैलिडेट हो रहा है, लेकिन उसमें एक्चुअल में क्या की पेयर वैल्यूज आएंगी ये वैलिडेट नहीं हो रहा, तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अच्छा जी, आगे अरेज की टाइप वो हमने सीखी थी। अगर कोई अरे हमने बनानी है डाटा और इसमें मुझे कोई अरे का डाटा स्टोर करना है, मे बी यानी नंबर स्टोर करना है यहाँ पे, तो इसकी टाइप मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, कोलन, यहाँ पे आगे टाइप आती है। तो इसके अंदर अगर सारे ही नंबर सेव हैं तो मैं लगा दूंगा नंबर और उसके साथ स्केल। इसका मतलब क्या है कि इसके ये एक इसकी जो वैल्यू होगी वो एक अरे होगी, लेकिन उसके अंदर जितने भी टाइप्स आएंगी उनकी टाइप भी, मतलब इसके अंदर जितने भी इंडेक्सेस होंगे उस पर जो वैल्यू सेव हो रही है उन सब की टाइप नंबर होगी। आप समझ रहे हो? यानी कि ये एक अरे है, इसका मतलब ये अरे है। अगर मैं ये नहीं लगा रहा तो ये सिंगुलर वैल्यू, अगर मैं अरे बना रहा हूं इसके साथ मतलब ये एक अरे होगी। अब इसके साथ जो नंबर लिखा है इसका मतलब ये है कि उसके हर इंडेक्स पे क्या आएगा, नंबर आएगा। अगर मैं किसी भी इंडेक्स पे स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। सही है। इसी तरह अगर आपने स्ट्रिंग डाटा की कोई बनानी है वेरिएबल, फिर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करना है नंबर की जगह पे, और यहाँ पे सारे कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन हो जाएगी। सही है। तो इस तरह हम अपनी अरे की जो टाइप है वो डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें क्या वैल्यूज आने वाली है। अच्छा, इससे मिलती जुलती हमारे पास एक और टाइप है जिसके अंदर हम ये फिक्स कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वैल्यू में, किस पर्टिकुलर अरे के इंडेक्स पे क्या वैल्यू आने वाली है। मतलब इसमें क्या था, जब मैं ये डिफाइन कर रहा था इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसमें कितने इंडेक्सेस आएंगे। ऐसे ही है ना, 123 कितने इंडेक्सेस हैं, और भी मजीद ऐड कर सकता हूं। सिर्फ एक चीज की चेकिंग है कि इसके अंदर जितने इंडेक्स आएंगे उनकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। ये चेकिंग हो रही, लेकिन ये चेक नहीं हो रहा इंडिविजुअल लेवल पे कि उसके अंदर टाइप क्या होगी और कितनी उसकी लेंथ होगी। अब इसके अंदर क्या है, ये जो मैं टाइप डिफाइन कर रहा हूं इसमें मतलब ये है कि मैं अब बता रहा हूं कि भाई ये एक अरे है। सही है। अब मैं इसको यहां पे नंबर नहीं लिख रहा, शुरू में नंबर लिखने का मतलब था कि अनलिमिटेड उसमें इंडेक्सेस होंगे। अब मैं इंडेक्सेस को कर रहा हूं लिमिट कि इसमें कितने इंडेक्सेस होंगे, 2, और पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग, और दूसरे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, नंबर। सही है। तो अगर मैं जैसे ही इसमें डिफरेंट वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा तो वो क्या बोलेगा कि इसमें जस्ट 2 इंडेक्सेस ही ऐड किए हैं आपने। अगर आपने कोई बूलियन तीसरे इंडेक्स पे वैल्यू सेव करनी है तो आप उसकी जगह पे क्या रखो, यहाँ पे एक और टाइप बूलियन भी डिफाइन करो। यानी कि अगर आपने ईच इंडेक्स की टाइप डिफाइन करनी है ना सेपरेट अरे के अंदर, फिर आप ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये कहना है कि यार ये भी चेक करो कि अरे है, मतलब आपने एक नई अरे बनाई, सही है, इसमें अब आपने सबसे पहली सिक्योरिटी चेक ये लगाना है कि इसके अंदर कोई स्ट्रिंग डाटा स्टोर ना हो, कोई नंबर डाटा स्टोर ना हो, ये एक अरे हो। तो अरे यानी कि ये एक अरे है ना, तो इसकी टाइप अरे बनाना चेक करना जरूरी है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन अरे। इसका मतलब ये है कि ये एक अरे है। अच्छा, अब इसमें क्या वैल्यूज आ रही हैं
इस चीज़ की हम कहीं पे चेकिंग नहीं कर रहे, सही है। अब अगर इसमें आपने ये कहना है कि इसमें अनलिमिटेड इंडेक्सेस आ सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर या स्ट्रिंग सेव हो सकते हैं, लेकिन हर इंडेक्स पे स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, फिर इस अरे से पहले लगा दो स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अरे में जितने भी इंडेक्सेस आएंगे, एक हों, मिलियंस हों या बिलियंस हों, सब की टाइप क्या रहेगी? स्ट्रिंग रहेगी। हमने ये लगा दिया इसके अंदर। अगर अब इसमें आपको श्योर है कि इसमें सारे ही इंडेक्सेस नंबर आएंगे, तो हम इसके सामने यहाँ पे क्या लिख देंगे? नंबर। अच्छा, अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि जितने मर्जी उसमें इंडेक्सेस आए, मैं उसको फिक्स्ड करना चाहता हूँ कि भाई 3 इंडेक्सेस होंगे या 5 इंडेक्सेस होंगे और उसके अंदर हर इंडेक्स पे ये वैल्यू होगी। लाइक पहले इंडेक्स पे जो टाइप होगी वो नंबर होगी और दूसरे इंडेक्स पे भी जो टाइप होगी वो नंबर होगी। इसका मतलब ये है इस अरे में 2 वैल्यूज आ सकती हैं और दोनों की टाइप क्या होंगी? नंबर। इससे हमें फायदा ये मिल रहा है कि हम एक ही अरे में मल्टीपल टाइप के चीजें स्टोर कर सकते हैं। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, मतलब पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए? नंबर, दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग, और तीसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बूलियन। ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी पहले हमने नहीं देखी थी कि एक अरे के हर इंडेक्स पे डिफरेंट टाइप डिफाइन करना। वो हम किस तरह से कर पा रहे हैं? थ्रू टपल। इसको हम टपल भी बोलते हैं डिफरेंट दूसरी लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट भी आए इसके अंदर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी एक पे ऑब्जेक्ट भी आए, तो आप उसकी कॉमन टाइप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट। लेकिन उसकी जो मैंने की वैल्यूज है उनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि उसके अंदर क्या क्या टाइप होंगी। अगर आपने उसकी टाइप ही डिफाइन करनी है तो आप ऑब्जेक्ट डाल के यहाँ पे नेम होगा, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। अब एक और इंडेक्स आना चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेम। सीक्वेंस से लिखना है ना। इसका मतलब क्या है कि पहली टाइप में पहली वैल्यू आएगी, तो पहली टाइप क्या है? नंबर। तो इसमें अगर मैं स्ट्रिंग सेव करने की कोशिश करूंगा तो एरर दे देगा। लेकिन देखो ना, अगर हमने ऐसे ही कर दिया कि हमने बता दी कि इसके अंदर ये 5 टाइप्स आ सकती हैं, लेकिन वो किस इंडेक्सेस पे आएंगी ये नहीं बताया, तो वो फिर एन ही बन गया ना, कि उसमें कोई भी वैल्यू आ रही है किसी भी इंडेक्स पे। हमने तो बाइंड करनी है टाइप किसी वेरिएबल की। देखो, नंबर एक वेरिएबल है, इसकी टाइप हमने क्या डिफाइन की है? नंबर, सही है। अच्छा, अब इसी तरह मैंने यहां पे एक अरे बनाई। अब इस अरे के हर इंडेक्स पे क्या आ रहा है? वेरिएबल ही बन रहे हैं ना। हम अगर बहुत सिंपल जुबान में अंडरस्टैंड करें कि वेरिएबल से सिर्फ एक वेरिएबल बनता है var या लेट के कीवर्ड से। अरे से हम मल्टीपल वेरिएबल एट द सेम टाइम बना सकते हैं, रैम में मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब उसका अगर पहली टाइप एक वेरिएबल मैं बना रहा हूं, सही है, उसके अंदर मैं जो वैल्यू सेव कर रहा हूं उसमें स्ट्रिंग वैल्यू सेव कर रहा हूं, दूसरी में नंबर कर रहा हूं, तीसरी में बुलियन कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन इन तीनों की टाइप्स कहीं मैंने डिफाइन नहीं की कि इनकी टाइप क्या होंगी। 3 वेरिएबल क्रिएट करो लेकिन उनकी टाइप क्या होगी ये मैंने नहीं बताया। अच्छा, ये कैसे बता सकते हैं? इसकी वो ऑप्शन बता रहा है कि यहां पे तो हम एक ही वेरिएबल होता है, कॉलन लगा के उसका बता देते हैं। अब चूंकि 3 वेरिएबल है तो तीनों की टाइप कैसे बताएं इकट्ठी? तो वो कह रहे हैं जिस तरह तीनों की वैल्यूज इकट्ठी बता रहे हो, इसी तरह वो वैल्यूज बताने के लिए ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हो, टाइप बताने के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। जिस सीक्वेंस से आपने वैल्यूज डिफाइन की हैं उसी सीक्वेंस से आप उनकी टाइप डिफाइन कर दो। तो पहली में क्या डिफाइन कर दो? स्ट्रिंग। दूसरी में क्या डिफाइन कर दो? नंबर। तीसरी में क्या डिफाइन कर दो? बोलिए। तो अब हुआ क्या है, हमने एक्चुअली 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिए और तीनों की टाइप्स भी एक साथ में डिफाइन कर ली, सही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस अरे की जो लेंथ है वो क्या है? फिक्स्ड है।
फिक्स मतलब इसमें 3 ही आइटम आ सकते हैं, चौथा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम टाइप्स को ये बता रहे हैं कि भाई इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे और तीनों की ये टाइप्स होंगी, तो चौथे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके अल्टरनेटिव में हमने ये सिंटैक्स सीखा है, जब हमें श्योर नहीं होता है कि किस टाइप कितने एलिमेंट होंगे, लेकिन ये चीज इंश्योर है कि उन सब के अंदर नंबर का डाटा आएगा, तो फिर हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। या हमें ये श्योर है, ये नहीं श्योर कि कितने इंडेक्सेस होंगे, लेकिन ये श्योर है कि सब स्ट्रिंग होंगे, तो फिर स्ट्रिंग अरे, फिर वो वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, नहीं, ऑब्जेक्ट और अरे में फर्क है ना, वो तो उसके फंडामेंटल्स में फर्क है। ऑब्जेक्ट यूज करना है जहां किसी एंटिटी को सेव करना है, की पेयर वैल्यूज के अंदर, उसके हमें कीज भी देनी पड़ती हैं और वैल्यूज भी देनी पड़ती हैं। जहां पे हमें क्वांटिटी में डाटा स्टोर करना है विदाउट देयर कीज एंड वैल्यूज, वहां पे फिर अरे यूज करना मजबूरी है ना। जैसे हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम सिर्फ सेव करने हैं, देखो ना, मैं बोल रहा हूं कि मैंने सेव करने हैं लेट स्टूडेंट नेम्स, आप कह रहे हो मैं ऑब्जेक्ट बना लूं, सही, तो मैं कैसे बनाऊंगा? नेम, अब दूसरे स्टूडेंट को क्या करूं? उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, तीसरे का और ऑब्जेक्ट बनाऊं, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना लूं। अरे के अंदर भी अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो फिर मुझे हर टाइम उसका, देखो अब क्या मुझे लॉजिकली ये बताने की जरूरत है कि इसमें नेम सेव हो रहा है, जबकि मैं कह रहा हूं स्टूडेंट नेम्स, मतलब क्या है कि भाई हर इंडेक्स पे क्या आएगा? नेम। अब ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि ये नेम है हर एक इंडेक्स पे, जब मैंने यहां पे इसका नाम ही ऐसे रखा है कि ये स्टूडेंट के नेम्स हैं, अब मैं सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के बगैर उसकी स्ट्रिंग वैल्यूज दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पे लॉजिक्स ऐसे नहीं बन रही। हाँ, अगर मैंने स्टूडेंट की बाकी कीज भी स्टोर करनी होती है फिर मैं ऐसे ही करता। सही है? मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि एक और बुलियन सेव करना चाह रहे हैं तो एक और बुलियन कर लें, ऐसे हो तो आपने ये बताना है ना कितनी स्ट्रिंग है, उतनी दफा स्ट्रिंग लिख दिया, 3 स्ट्रिंग, उसके बाद 2 नंबर। हाँ जी, अनलिमिटेड जितनी मर्जी कर सकते हैं, बट जितना मर्जी बड़ा अरे डिफाइन कर सकते हैं। हार्ड कोड नहीं करना, फिर इस सिनेरियो में जाना है ना, फिर उसमें क्या करना है कि उस अरे में सेम टाइप का डाटा आएगा। अगर ऐसा नहीं करना फिर मुझे यहां पे एनी लगाना पड़ेगा, और जब एनी लगाना है तो फिर मकसद खत्म हो गया ना टाइप स्किप का। मतलब ऑप्शनल, हाँ, मतलब एक अरे की 2 वैल्यूज होंगी, एक स्ट्रिंग एक नंबर, फिर टोपल यूज करेंगे। देखो जब पता है कि 2 हैं तो फिर ये भी तो पता है ना पहले आ रही है या बाद में आ रही है, तो कंसोल करवा के पता लगवा लेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हम क्या रहे हैं कि इसमें स्ट्रिंग नंबर ऑफ बुलियन 3 टाइप का डाटा आ रहा है, सही है, जिसको हम टपल बोल रहे हैं। अब नेचुरली जब मैं, अच्छा मुझे अब यहां पे तो एरर डिफाइन ये कर रहा है कि अगर मैं कोई भी नई वैल्यू दूंगा तो वो कहेगा भाई इसमें सिर्फ 3 ही आ सकती हैं, वो वाले अपने टाइप जो है वो डिफाइन ही नहीं की, क्योंकि उसकी टाइप को वो नेवर डिफाइन कर रहा है खुद से। लेकिन हमारे पास ऑप्शन स्टिल है कि मैं यहां पे इसके अंदर ऐसे वैल्यू जो है वो पुश करूं, तो इससे क्या कर रहा है वो कि ये देखो, अच्छा अब जो टपल है उसका मतलब ये जो अरे और टपल जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में ये 2 अलहदा सिंटैक्सेस नहीं है, 2 अलहदा कंट्रोल नहीं है, ये एक ही चीज है। लेकिन एक टपल का मकसद होता है, एक मीनिंग होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें फिक्स्ड हमारे पास अरे का साइज रहता है और वो चेंज भी नहीं होता, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, उसको हम टपल बोलते हैं। यानी कि टपल में जो वैल्यू एक दफा आ गई
उसमें ना वैल्यूज इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, इसकी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल पे लेके अरे टोपल के बारे में पढ़ाऊं या कोई पिक्चर यहाँ पे होगी, अच्छा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, म्यूटेबल, यानी कि मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो म्यूटेबल है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, वो एक जगह पे जो मैंने डिफाइन कर दी है वो वही रहेंगी। लॉजिकल इसका ये मतलब है। टुपल का बाय स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन है, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि इसमें मैंने जो वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं वो कांस्टेंट है। जिस तरह हम पाई की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं ना यहाँ पे, वो हम किससे डिफाइन करते हैं? कांस्टेंट से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी एक दफा वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं करनी, मुझे बाद में उसकी वैल्यू सेट नहीं करनी। इसी तरह अगर अरे में आपने कोई चीज ऐसी अरे डिफाइन करनी है जिसकी वैल्यू, जिसकी अंदर जो भी इंडेक्सेस आप कहोगे वो फिक्स्ड है, ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे ना चेंज होंगे, उसके लिए फिर हमें क्या डिफाइन करना है? टोपल। सही है। अच्छा, नॉर्मली दूसरी लैंग्वेजेस में ये सेपरेट कंट्रोल है। मतलब क्या है, अगर हम कोई इसमें कम ज्यादा करेंगे तो एरर आएगा, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में ये सेपरेट कंट्रोल नहीं है, यानी कि कोई टुपल सेपरेट जिस तरह इफ का कंट्रोल है इस तरह कंट्रोल नहीं है ये। तो जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं हम स्टिल उसके अंदर वैल्यूज मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस जब हम टपल डिफाइन कर रहे हैं फिर हमें इसकी डेफिनेशन का पता है, फिर हम उसकी डेफिनेशन की कैटेगरी में जाएंगे। अगर देखो ना इस तरह तो मैं किसी अरे का नाम भी टपल डिफाइन कर सकता हूँ, उसका तो कोई मतलब नहीं है। सही है। तो मतलब क्या है, मुझे इसकी लॉजिक में समझ आती है कि जो मैं टपल डिफाइन कर रहा हूँ फिर मैं फिक्स्ड इंडेक्सेस के साथ जाऊंगा और उसकी वैल्यूज भी फिक्स्ड ही यूज करूंगा। सही है। लेकिन अगर जहां पे मुझे नहीं पता है, फिक्स नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं ज्यादा, फिर वहां पे मैं अरे डिफाइन करूं। सिंटैक्स सेम है, कंसेप्ट डिफरेंट है टुपल और अरे का। सही है। तीन इंडेक्सेस कैसे डिफाइन करेंगे? ये तीन ही किए हैं, ये तीन रिकॉर्ड, उसकी आगे वैल्यूज डाल दी ना तीन। देख ये लेंथ ही है, देखो ना, अगर मैं इसमें एक भी एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करूंगा तो वो एरर दे रहा है। आप स्टिल अभी बात नहीं समझ पा रहे। देखिए ये ट्रुपल है, इसके अंदर हमने बताना है कि मैक्स कितने आइटम्स हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे बता दिए। मैंने कितने बताए हैं? तीन। हम इससे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, ये तीन ही रहेंगे, ये इसकी लेंथ ही है। सही है। अच्छा, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने मैंने इंडेक्सेस डिफाइन किए हैं ये उतनी ही वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। बाय डेफिनेशन इसका ये है। लेकिन स्टिल चूंकि जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि हम इसमें फर्दर भी डाल सकते हैं। जो आप अंडरस्टैंड, मुझे बात जो समझ आई, जो आप चाह रही है ना, वो क्या है कि जब हम अरे बनाते हैं हम दो तरीके से बना सकते हैं, या हम इस तरह बना सकते हैं या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है न्यू अरे। सही है। ये भी एक सिंटैक्स होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। इसमें हम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं तो 100। मतलब क्या है, इसमें एक रे बनेगी न्यू जिसकी लेंथ क्या रहेगी? 100। उसके अंदर अब अगर मैं 101 ऐड करूंगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो समझ रहे हो? क्योंकि उसके पास इंडेक्सेस ही उतने हैं, यानी कि रैम में डिब्बे ही सिर्फ 100 हैं। जब 101 वाले में डालेंगे तो वो पता नहीं कहां जाके डलेगा, उसका कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। बात समझिए। लेकिन यहां पे ये कंसेप्ट नहीं बात कर रहे हैं हम कि उसकी, यानी कि मेमोरी लेवल पे कंसेप्चुअल नहीं हम डिस्कस कर रहे कि मेमोरी में कितने स्टोर होंगे। जब हम ट्यूपल डिफाइन कर रहे हैं इसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं। मेमोरी में स्टिल एक, मैंने कहा कि 3 होंगे लेकिन मेमोरी में 4 हो सकते हैं, ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन इसकी बाय डेफिनेशन मुझे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है एज अ डेवलपर। देखो ना, ये तो डेफिनेशन मुझे खुद पता है कि ये ट्रिपल की क्या डेफिनेशन है, इफ की क्या डेफिनेशन है। तो जब मैं ट्रिपल डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे जहन में रहेगा कि मैं फिक्स्ड लेंथ की अरे डिफाइन कर रहा हूं, इससे ऊपर नीचे मुझे नहीं जाना। और मुझे वो टाइप्स की एरर भी दे रहा है उसका, जब मैं उससे ऊपर नीचे उसके अंदर वैल्यूज ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो यही मुझे चाहिए था। हाँ, रियल टाइम इसके अंदर बहुत सारे सिनेरियोज हमारे पास बन सकते हैं, जिसके अंदर लेट्स सपोज कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने हमारे पास 1 से लेके 100 तक नंबर है, सही है, उसके ऊपर हम कोई गेम ऐसी अप्लाई करना चाह रहे हैं, मे बी जस्ट लाइक अगर व्हीकल है हमारे पास, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ मुझे फिक्स्ड है, मुझे पता है कि इससे ज़्यादा ये कम नहीं हो सकती, तो उस केस के अंदर मैं ट्रिपल में जाऊंगा। रीज़न क्या है कि अगर उसके अंदर मैं अरे डिफाइन करूंगा तो मसला क्या होगा कि चांसेस हैं कि कभी भी कोई भी कोड उसके अंदर कोई नया वैल्यूज ऐड कर दे या कोई नई वैल्यू मैं इसमें इनिशियलाइज कर दूं उसकी लेंथ से ज़्यादा, यानी कि जो मैंने उसमें डिफाइन किया है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को मैंने कोई लॉजिक डिफाइन नहीं किया होगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे एरर आने के भी चांसेस ज़्यादा। तो ये टाइप ही है, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। टुपल एक अरे है, ऑब्जेक्ट है, अरे का ऑब्जेक्ट है, अरे है ये। इसके अंदर एक और अरे भी स्टोर कर सकते हैं, फिर हमें उसकी भी टाइप यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी अरे की। एक अरे में कोई और अरे भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं ना। The structure of the tuple needs to be stay same, whereas the array can have any combination of two type of specific and fixed and many type as required. अच्छा, आगे चलें। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर जो आगे क्वेश्चन आया था कि अगर मेरे पास कोई ऐसा डाटा है में भी मैंने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को सेव करना है, तो लिस्ट जब भी आ गई मतलब अरे डिफाइन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट स्टूडेंट्स, सही है। अब इसकी मुझे क्या डिफाइन करनी है, अरे, तो यहाँ पे मैं अरे डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, उसके अंदर स्टूडेंट की ये अरे किस चीज़ की होगी, अब मुझे ये चीज़ डिफाइन करना है, तो मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट की अरे होगी, सही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके हर इंडेक्स पे क्या डालना है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, उसमें क्या होगा, नेम, ईमेल और फोन। लेकिन अब मैंने इसकी जो टाइप डिफाइन की है वो ये तो की है कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसके अंदर क्या की पेयर वैल्यूज होंगे उसकी टाइप मैंने डिफाइन नहीं की। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने सीखा था कि हम कस्टम टाइप्स भी बना सकते हैं, किस कीवर्ड से, टाइप के कीवर्ड से। तो हम फिर क्या करेंगे, स्टूडेंट की टाइप डिफाइन करेंगे, स्टूडेंट टाइप, और उसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी, नेम स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, फोन नंबर, और अब जहां पे मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं वहां पे मैं बोलूंगा स्टूडेंट टाइप नंबर। अब अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ से इसके अंदर से करता हूँ तो मुझे एरर देगा। यानी कि पहले मैं क्या कर रहा था कि हम सिंगुलर डाटा, यानी कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, उसमें सारी स्ट्रिंग्स आएंगी, नंबर्स आएंगी, अगर अरे में ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनकी टाइप्स कैसे डिफाइन होगी, तो वो मैंने डिफाइन किया है। मैंने ऑब्जेक्ट पहले डिफाइन किया, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने उस ऑब्जेक्ट के साथ अरे लगा दी, मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज होंगी इस अरे के अंदर। तो मैंने जिस तरह एक सेव की है, इसी तरह मैं उसके अंदर कॉमा लगा के एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसके अंदर भी मैं क्या डालूंगा, ऐसे वैल्यूज। अगर मैं सारी वैल्यूज नहीं डालूंगा तो मुझे क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, सही है। थोड़े, अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट आ गया, उसके बाद जो है, सॉरी क्या क्वेश्चन था आपका,
देखो अगर मैंने इसकी सारी टाइप यहाँ पे डिफाइन की हैं, फिर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो अनडिफाइन या नल। अगर है तो आप उसको भी डिफाइन करो कि वो कौन सी की है, वो कौन सी की में भी एड्रेस आप चाह रहे हो कि एड्रेस जो है वो नल हो सकता है, चांसेस हैं, तो फिर हम उसका क्या कर लेंगे कि वो स्ट्रिंग होगा और चांसेस हैं कि वो ना भी हो, तो फिर उसका यूनियन डिफाइन कर लेंगे। हाँ समझ गए? तो इसका मतलब है या वो स्ट्रिंग टाइप की होगी या वो नल टाइप होगी। हाँ क्वेश्चन मार्क्स अगर, तो इसका मतलब कि की ऑलवेज होगी, की होगी लेकिन उसकी वैल्यू नल हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, ऑप्शनल कर देंगे, उसकी वैल्यू हो या ना हो मैटर नहीं करता। अब इसमें क्या है कि मैंने यहां पे कीज डिफाइन नहीं की है, लेकिन अगर हम इस की को कहीं पे यूज कर रहे हैं तो हमें वहां पे एरर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऑप्शनल रखा है, कभी की मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन आप चाह रहे हो कि की ऑलवेज मिले लेकिन उसकी वैल्यू या स्ट्रिंग मिले या फिर नल मिले, तो फिर मुझे अपने ऑब्जेक्ट में फोन के साथ में क्या लगाना है, एड्रेस की लाजमी देनी है, उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, नल। सही है? इसमें भी अब ये एरर क्यों दे रहा है, वो कह रहे हैं कि एड्रेस की होनी चाहिए लेकिन वैल्यू क्या हो सकती है, नल। लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शनल कर दूं फिर वो की भी है या नहीं मैटर नहीं करता। लेकिन मैं ये इंश्योर करना चाह रहा था कि की ऑलवेज हो, वैल्यू हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें हैं ना, जहां पे कीज भी आप कहते हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऑप्शनल कर दो, उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। जहां पे आप कह रहे हो कि नहीं की लाजमी हो, तो फिर आपको ये क्वेश्चन मार्क खत्म। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि की हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन मार्क नहीं है मतलब की लाजमी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी वो मैंने डिफाइन कर दिया, या वो नल होगी या वो स्ट्रिंग होगी। मतलब क्या है, या यहां पे मैं स्ट्रिंग डालूंगा कोई वैल्यू फिर भी ठीक है, या मैं यहां पे नल डालूंगा फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे कोई नंबर डालूंगा तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि या स्ट्रिंग होगी या नल होगी। अब अभी जो क्वेश्चन आगे पूछ रहा था कि इसका यूज केस क्या है, अगर हमें नल या अनडिफाइंड क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ पे यूज केस आ रहा है ना कि किसी किसी पर्सन का अगर नहीं है एड्रेस तो स्टिल हम उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी टाइप को स्ट्रिंग या नल कर देंगे, या स्ट्रिंग होगा या नल होगा। तो अगर उसका है एड्रेस तो स्ट्रिंग आ जाएगी, नहीं तो नल आ जाएगी। हाँ बाय डिफॉल्ट नल होगी, अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो स्ट्रिंग हो जाएगी। हाँ यूनियन बन गया, ये दो टाइप को हमने मिला दिया ना। हाँ जी, ये तो ऑब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं ना हम, ये तो ऑब्जेक्ट की टाइप डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की टाइप कैसे डिफाइन करनी है। यहाँ पे फिर अगर वही ऑब्जेक्ट अरे में है तो बस, अगर हमने कोई सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है इस टाइप की बेस पे तो हम कैसे बनाते हैं, लेट न्यू स्टूडेंट, उसकी टाइप क्या रख देंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप, टी छोटा होना चाहिए, स्टूडेंट टाइप, और उसके अंदर फिर हम एक वैल्यू, जो भी ये 3-4 वैल्यूज हैं ये डाल देंगे। ऐसे ही है ना, जैसे नेम डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे, एड्रेस जो है वो नल डाल देंगे। अब ये एक मैंने सिंगल मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, लेकिन आप चाह रहे हो कि इसी तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और उनकी क्वांटिटी भी मुझे नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स, उसके अंदर हर इंडेक्स पे जो टाइप होगी वो होगी स्टूडेंट टाइप, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट होगा और उसकी एक क्या होगी, लिस्ट होगी, अरे बना दी। अच्छा अब अगर मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ 2 इंडेक्सेस ही होंगे लेकिन उन दोनों इंडेक्सेस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे और उसकी टाइप भी ये स्टूडेंट टाइप वाली ही होगी, तो मुझे कैसे डिफाइन करना है, इसको कैसे डिफाइन करूं,
ये ख़त्म कर दूं, इसके अंदर क्या लिख दूं, स्टूडेंट टाइप और स्टूडेंट टाइप। अब मतलब बदल गया है। अब जब मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया तो अब ये टपल बन गया। मतलब क्या, इसमें दो इंडेक्सेस होंगे और उनमें ये दोनों में दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें ये वैल्यूज आएंगी, डेट्स इट, ये चीज आएंगी और डेट्स इट। बस समझ रहे हो। अगर मैंने एक से ज्यादा करने हैं, अगर एक और करना है तो हम कर सकते हैं। अगर मुझे 3 फिक्स करने हैं, अगर मैंने अरे की लेंथ को फिक्स नहीं करना तो फिर मैं स्टूडेंट टाइप खाली छोड़ दूंगा अरे को, जितनी मर्जी अरे के अंदर वैल्यूज आती रही। ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ आ रही है? बड़े परेशान हो गए हो क्या? ये आसान है, जो पहले पढ़ा हुआ है वही है। बहुत सारी चीजें अभी तो हमने नया शुरू ही नहीं किया, ये तो सारी चीजें हमने पहले बहुत दफा डिस्कस कर ली हैं कि अरे की टाइप कैसे डिफाइन करनी है और ये सारी चीजें। तो हाँ कर सकते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको, मुझे लगता है यूनियन ही पढ़ा दूँ। यूनियन आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यूनियन में क्या होता है कि मैं नॉर्मली हमने सीखा कि हम एक ही टाइप डिफाइन करते हैं, मे बी जस्ट लाइक नम टू कॉलन, ये कौन सी टाइप का वैल्यू है, नंबर, और उसमें मैं ऐसे वैल्यू सेव कर सकता हूँ। अच्छा, यूनियन में क्या कहते हैं कि मैं एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल की जहां पे एक टाइप डिफाइन करता हूं वहां पे दो टाइप भी डिफाइन की जा सकती हैं। सही है? और वो कैसे करनी है, और लगा के स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं यूनियन टाइप। यूनियन मतलब दो टाइप का मजमूआ, उनको हमने सम कर लिया। अब इस वेरिएबल की क्या टाइप है, दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, नंबर या स्ट्रिंग, या मतलब या वो हो सकती है या वो हो सकती है। अच्छा, अब ये किसी भी लेवल पे प्ले किया जा सकता है, ये एक हो सकता है, ये जितनी मर्जी हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने इसी नंबर 2 को एनी बनाना है विद यूनियन तो मैं बना सकता हूं। कैसे? मैं इसको जितनी टाइप्स हमने पढ़ी हैं सारी दे दो, तो ये अब एक्चुअल में क्या बन जाएगा, यूनियन, सॉरी एनी बन गया, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हारी कोई भी टाइप हो सकती है, तो इसकी जगह पे फिर एनी लिख दें, लॉजिकल बात। लेकिन हम यूनियन इस्तेमाल करते हैं किसी एक दो जगह पे, ज्यादातर यूनियन इस्तेमाल होता है, मतलब ये नंबर आएगा, अच्छा इसकी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है कि वो नल हो सकती है, सही है। अब नंबर आ रहा है तभी पॉसिबल है कि वैल्यू नल भी आ जाए। तो स्टार्टिंग में नल है, यूजर ने जब वैल्यू दी तो उसी वैल्यू num2 की वैल्यू जो है वो नंबर सेट हो गई। इस केस में ये यूनियन ज्यादा इस्तेमाल होता है, सही है। अच्छा, इसी यूनियन को हम, ये तो है सिंगुलर डाटा पे यूनियन अप्लाई करना। अगर मेरे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं, मे बी टाइप शेप और उसके अंदर जो है सही है। अच्छा जी, ये मैंने दो टाइप्स डिफरेंट क्रिएट कर ली, सही है। एक में डिफाइन कर लिया शेप, दूसरे में डिफाइन कर लिया सर्कल, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों टाइप के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, अब या तो एक नया मैं वेरिएबल बनाता हूं, मे बी लेट न्यू शेप। अब इसकी टाइप या मैं शेप डिफाइन कर सकता हूं, या मैं यहां पे इनके दरमियान भी मैं और लगा सकता हूं। मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई भी टाइप आए तो चल जाए। मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे भी और लग सकता है और इंडिविजुअल सिंगल लेवल पे भी लग सकता है, सही है। तो इससे हमें जो है थोड़ी हेल्प मिल जाती है।
तो इस ये नॉर्मली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मे बी साइज। अच्छा, मैंने ऑल लगाया तो मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा एरिया और उसकी वैल्यू कुछ भी डिफाइन करूंगा नंबर में। एरर खत्म हो गया। क्यों बोला? क्योंकि उसने एक टाइप की जो कंडीशन है वो मेट कर ली है। कौन सी की? शेप की, उसकी शेप वाली कंडीशन सारी मेट है। अब इसी तरह अगर उसने सर्कल वाली भी कंडीशन मेट करनी है, मतलब अगर वो एरिया वाली भी कंडीशन मेट नहीं करता तो एरर। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से एक वाली कंडीशन जो है उसको मेट करनी। तो वो हम कैसे मेट करवाएंगे उसको? अगर हम एरिया डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू 2, दोनों की भी डिफाइन कर सकते हैं। सही है। अब ये दोनों की कंडीशन मेट कर रहा है, लेकिन अगर एक की भी होगी तो वो चलेगा। उसकी रीजन क्या है कि हमने इसमें और लगा दिया। अच्छा, इसी से मिलती जुलती हमारे पास एक और टाइप भी है जिसको हम असर्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। वो क्या करती है कि जिधर आपने और लगाया वहां पे आप लगा दो एंड। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने देखो एक टाइप ये डिफाइन की, एक टाइप ये डिफाइन की, सही है। अब अगर उसको ये वाली टाइप का चाहिए एरिया और दूसरी टाइप का क्या चाहिए? साइज। अब एरिया हमने प्रोवाइड किया, साइज प्रोवाइड नहीं किया, तो इसलिए वो एरर दे रहे कि भाई साइज भी इसमें होना चाहिए। हालांकि ये एक लेदर टाइप है और ये एक बिल्कुल सेपरेट टाइप है। तो इसको भी हमने आपस में इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट मतलब दोनों का होना जरूरी है। एंड ऑपरेटर का मीनिंग वही है। एंड ऑपरेटर है तो दोनों टाइप्स का होना जरूरी है। अगर आर ऑपरेटर है तो किसी एक टाइप का भी हो जाए तो चलेगा। सही है। तो अब अगर हम साथ में इसके साइज भी डिफाइन करेंगे तो फिर ये वर्क करेगा। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन टाइप। अगर हम और लगाएं तो उसको बोलते हैं यूनियन टाइप। सही है। तो अभी हमने दो न्यू टाइप देखी हैं, इंटरसेक्शन टाइप और यूनियन। यूनियन टाइप का क्या मतलब है? और कि दोनों में से एक टाइप फुलफिल हो रही है तो बनेगी। जैसे दो टाइप है ना इस वेरिएबल की, नंबर और नल, इनमें से एक भी टाइप पूरी हो रही है तो दैट्स ओके। इसी तरह अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट वाली टाइप है, इसमें और लगा दूं तो मतलब क्या है? दोनों में से एक भी टाइप फुलफिल हो रही है तो दैट्स ओके। सही है। लेकिन अगर मैंने एंड लगा दिया तो मतलब क्या है कि दोनों टाइप्स का फुलफिल होना जरूरी है। अगर दोनों टाइप फुलफिल नहीं होंगी तो नहीं चलेगा। ये सिंगुलर टाइप पे नहीं चलेगा एंड। क्यों बोला? अगर मैं उसको कह रहा हूं कि एंड, तो मतलब क्या कह रहा हूं मैं उसको? भाई तुम नंबर भी हो जाओ और नल भी। ऐसा हो सकता है कोई चीज कि वो नंबर भी हो जाए और नल? तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट टाइप पे वर्क करती है। मतलब समझ आ रही है? ऑब्जेक्ट की टाइप्स पे इंटरसेक्शन टाइप इस्तेमाल होती है। जहां पे मेरे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मैं कहूं इन दोनों में से तुम कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करो। देखो, हाँ उसने, देखो उसने ये अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों में आप ये कह रहे हो कि अब डेफिनेटली वो एंड लगाया है तो वो उसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट भी कर रहा है। अच्छा, अच्छा अब आपने ये बोल रहे हो ये शेप एंड सर्कल है, सही है। अब इसमें आपने विड्थ डिफाइन की, इसमें भी विड्थ डिफाइन की। अब उन दोनों के अंदर विड्थ की प्रॉपर्टी होना जरूरी है तो वो विड्थ की प्रॉपर्टी डाल। लेकिन इन केस अगर आपने इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी डाली है तो वो अगर एंड ऑपरेटर है तो वो भी इसमें होना लाजमी है। अगर तो सेम है तो दोनों में सेम है तो उनमें से एक भी चल जाएगी। हाँ, अगर एक चीज इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ, सही है, तो मुझे वो एरर दे रहा है। वो एरर क्या दे रहा है कि इसके अंदर जो टाइप है वो क्या आनी चाहिए? स्ट्रिंग आनी चाहिए। अच्छा, मैं स्ट्रिंग डालूंगा तो स्टिल वो मुझे एरर थ्रो कर रहा है। रीजन क्या है कि अब सिनेरियो क्या बन चुका है? ये वाला
एंड वाला सिंगुलर डाटा पे, हम एक ही की को कह रहे हैं कि तुम स्ट्रिंग भी हो जाओ और तुम नंबर भी, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये एंड ऑपरेटर वाला सिंटैक्स बन गया जहां पे हमें सिंगुलर टाइप को डिफाइन करना है। सही। तो स्केलर टाइप या सिंगुलर टाइप के अंदर फिर हम इसको नहीं करेंगे। तो इन केस अगर वो दोनों सेम है तो वर्क करेगा, अगर वो दोनों सेम नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। सही है। अच्छा, ये जितनी बाकी टाइप हैं ये सारी हमने पढ़ी हुई है, कोई हम नई चीजें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें प्रैक्टिस है, कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया बस। आज हमने जो आज नई चीज डिस्कस की है, एक तो की है कि अरे की हम फिक्स टाइप डिफाइन कर सकते हैं, हर लेंथ हर एक इंडेक्स की लैदा से टाइप डिफाइन कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। ये दो चीजें हमने नहीं सीखी। तो इसको इसके दोनों में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो बताओ, यूनियन या इंटरसेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो। नहीं बात समझ आई मुझे। किस टाइप में, ऑब्जेक्ट टाइप में जाऊं या स्केलर टाइप में? यूनियन में, स्केलर में या ऑब्जेक्ट में? अच्छा ठीक है, ये स्केलर में आ गया मैं इधर, पहले नल है फिर नंबर आ गया। कैसे खत्म कर सकते हैं दोबारा, यहां से फिर कोड खत्म करो? नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। देखो ना, एक वेरिएबल डिफाइन हो चुका है, एक बॉक्स रैम में मिल चुका है, उसकी टाइप डाटा वैल्यू चीजें डिफाइन हो चुकी हैं, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते ना। कोई कैसा मतलब कोड से मैं इस वेरिएबल की टाइप को रिमूव कैसे करूं? नहीं देखो, अगर मैंने एक टाइप डिफाइन कर दी है, अगर मैं उसकी टाइप ही चेंज नीचे कर दूं तो फिर फायदा क्या टाइप डिफाइन करने का? फिर तो वो एनी बन गया ना, जिसमें जो मर्जी टाइप में डालते जाओ। मैंने ऊपर स्ट्रिंग डिफाइन की थी, नीचे मैं अपनी मर्जी से उसको नंबर डिफाइन करके नंबर डाल दूं, फिर उसको एनी कर दें। लॉजिक तो वही है। तो इसलिए जो टाइप डिफाइन कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करेंगे, फिक्स कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे पास एक नंबर है 3, उसकी जो टाइप है वो नंबर है। सही है। इस वक्त अभी मुझे दिल कर रहा है कि किसी अगली लाइन पे यार इसकी टाइप नंबर मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसकी स्ट्रिंग कर देता हूँ। सही है। और उसमें स्ट्रिंग डाल देता हूँ। मतलब ये जरूरत के तहत जो मर्जी डाल दो उसमें, फिर वो मतलब वो मीनिंग खत्म हो गया ना टाइप का। अब तो मैं अगर मैं टाइप अपडेट कर सकूं किसी भी पोजीशन पे, तो फिर वो टाइप डिफाइन करने का मतलब तो नहीं है। टाइप तो डिफाइन हो चेंज हो जाएगी किसी भी टाइम पे। हाँ, अगर कुछ कुछ कीज ऑप्शनल होती हैं वो नहीं लेना चाह रहे हम, तो लेकिन स्टिल कीज हम सेव सेव करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कल को हम कीज को गेट करते हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि ये वैल्यू, देखो ना, अगर हम कोई लेट्स सपोज हमने कोई नंबर लेना है, सही है, अगर मैंने इसकी टाइप ही डिफाइन नहीं की तो प्रॉब्लम है, फिर मैं इसकी वैल्यू को गेट भी नहीं करूंगा ऑब्जेक्ट के केस में। मतलब मैंने इधर डिफाइन कर दिया, इसके साथ मैंने इसको कर दिया नल। अब अगर विड्थ नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन विड्थ की प्रॉपर्टी स्टिल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऑप्शनल नहीं किया। ऑप्शनल करने का मतलब यह है कि फिर प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो मैं की रखना चाह रहा हूं, वैल्यू नहीं रखना चाह रहा, तो फिर हम यूनियन इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शनल नहीं इस्तेमाल करेंगे। नहीं देखो, ये तो अब स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो सकती है ना। जैसे मेरे पास एक लॉगिन पेज है या साइन अप पेज है, मे बी हम किसी भी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट पेज देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं।
अच्छा, ये मैंने एक कॉन्टैक्ट पेज ओपन किया है जिसके अंदर नेम, बजट, ईमेल और मैसेज है, सही है। अच्छा, अगर आपने इसको बजट को ऑप्शनल रखना है या नेम को ऑप्शनल रखना है, तो अब हम इसकी टाइप कैसे डिफाइन करेंगे इस डाटा की, सही है। तो नॉर्मली चूंकि मुझे ये लग रहा है ये एक एंटिटी है, लग रहा है ना एंटिटी, क्यों बोला? क्योंकि ये कंटेंट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट एक एंटिटी है जिसमें डिफरेंट की पेयर वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि नेम, ईमेल और मैसेज वगैरह। अच्छा, अब मैं इसकी टाइप क्या रखूंगा? टाइप कॉन्टैक्ट फॉर्म, सही है। अच्छा, उसके अंदर वैल्यूज आएंगी। अब देखो ना, अगर मुझे पहले ही पता है कि ये वाला एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, सही है। अच्छा, उसके अंदर ये वैल्यूज आ रही हैं, तो अब मुझे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है? तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या कैसे डिफाइन करूंगा? नेम, बजट, ईमेल और मैसेज। नेम को मैं कह दूंगा स्ट्रिंग, और क्या था, ईमेल को स्ट्रिंग, बजट को नंबर और मैसेज को स्ट्रिंग, सही है। अब ये मैंने एक में ही सारे डिफाइन कर दिए, सही है। लेकिन अगर आपने मैसेज को करना है ऑप्शनल और की स्टिल रखनी है, मैं चाह रहा हूं कि कीज आए लेकिन उसमें वैल्यू ना आए, और दूसरी ऑप्शन है की भी ना आए। देखो ना, अगर की भी नहीं होगी, इसके अंदर की ऑप्शनल कर दी, तो मतलब क्या है? जब मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म एक नया लेट न्यू कॉन्टैक्ट, इसकी टाइप क्या होगी? कॉन्टैक्ट फॉर्म, और इसके अंदर जो है वैल्यूज ऐड करेंगे, नेम, नवीद, ईमेल, ठीक है, ईमेल डिफाइन कर दी। फिर बजट, उसके अंदर मैंने कुछ भी बजट डाल दिया, और मैसेज, अब मैं मैसेज देता ही नहीं। अब मुझे ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कॉन्टैक्ट ठीक हुआ है, सही है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, कॉन्टैक्ट डॉट मैसेज करूंगा तो क्या होगा? क्या आएगा? अनडिफाइंड। वो कहेगा की ही डिफाइंड नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे अनडिफाइंड ना आए। अगर कोई ऐसी की है जो एग्जिस्ट नहीं भी करती लेकिन स्टिल उसकी कोई ना कोई टाइप हो, सही है, मतलब अगर डाटा नहीं भी है, तो मैं उस केस में क्या करूंगा? फिर मैं यहां पे मैसेज को ऑप्शनल नहीं डिफाइन करूंगा, उसको यूनियन डिफाइन करूंगा, सही है। अब मुझे इसके अंदर मैसेज देना है एट एनी कॉस्ट, या वो नल हो सकता है या वो फिर एक्चुअल मैसेज हो सकता है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे नल वैल्यू मिलेगी, मतलब वो वेरी की डिफाइंड है लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो दोनों डिफरेंट केसेस हैं, सही है। तो अभी इस केस में फिर हम यूनियन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन ये था कि हम आधी कीज इसमें डिफाइन कर दें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, और इसी तरह का एक और टाइप डिफाइन करें, कॉन्टेंट फॉर्म 2, ये दो कीज उसमें डिफाइन करें, दो कीज उसमें करें। यही चाह रही थे ना आप? ऐसे था ना? अब देखिए ना, मैंने दो कीज इसमें डिफाइन कर दिए और दो कीज इसमें डिफाइन कर दिए। अब मैं इसको क्या करूंगा? इंटरसेक्शन, फॉर्म 1, सही है। अब मैंने इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे दोनों कीज चाहिए थे। लेकिन आइडिया ये है कि जब मैं फॉर्म देख रहा हूं तो मैं दो डिफरेंट टाइप डिफाइन क्यों करूंगा, एक में क्यों नहीं करूंगा? अच्छा, उसका भी मैं आपको आंसर देता हूं। यहां पे एक फॉर्म, एक वेबसाइट में एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं, ये आपको एक फॉर्म नजर आ रहा है, सही है। अब लेट्स सपोज एक दूसरे पेज पे एक फॉर्म है जिसमें ये सारी कीज हैं और एक एक्स्ट्रा कीज है। तो फिर हम क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा की है उसका एक और लैदा से दो तरीके हैं ना। लेट्स सपोज ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है मेरे पास कॉन्टैक्ट पेज के अंदर, एक मेरे पास और पेज है अबाउट पेज, उस पर भी एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं लेकिन उसके अंदर एक और चीज अबाउट की भी है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? एक तो मैं इसको पूरे को कॉपी करूं और उसके साथ लगा दूं कंटेंट 2, और इसके अंदर एक और की डाल दूं अबाउट, उसकी टाइप दे दूं स्ट्रिंग। अच्छा, इससे क्या हुआ? मेरा कोड डुप्लीकेट हो गया। ये सारी चीज तो मैं ऑलरेडी भी डिफाइन कर चुका हूं, तो क्या मुझे इसको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है?
नहीं है। फिर उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक की डिफाइन करते हैं और उसके साथ फिर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देते हैं। बात समझ रहे हैं कि अगर मैंने अपनी टाइप को रीयूज करना है तो फिर उस केस के अंदर इंटरसेक्शन आता है। मेक सेंस? तो इसका मतलब ये है कि ये एक फॉर्म था, उसमें सारी चीजें थी, अब उसके साथ एक और दूसरा फॉर्म है, उसमें एक्स्ट्रा चीजें थी, तो वो हमने सेपरेटली जो है वो डिफाइन कर दी। अच्छा, इसमें देखो नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, बाकी सारी चीज सेम है, सिर्फ इंक्रीज क्या है, सब्जेक्ट। तो अगर हो सकता है कि किसी पेज पे सब्जेक्ट भी लेना है, किसी पेज पे नहीं लेना, ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर हमें सिंपली इसके अंदर सब्जेक्ट डिफाइन करना है, वो यार गुड टू गो। सही है? तो फिर उस केस के अंदर फिर हम ऐसे इंटरसेक्शन अप्लाई करें। हाँ जी, एक ही टाइम में ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऑप्शनल बना के उसको उसमें लिख दें, लेकिन ऑप्शनल मैं कह रहा हूँ ना, हमें नहीं चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। उसकी रीज़न ये है कि ऑप्शनल रिस्की होता है कि अगर एक की के अंदर, लेट्स सपोज मैं एक केस आपसे डिस्कस करता हूँ, ये एक मैसेज है, मैसेज में हो सकता है कि मुझे क्या करना है कि मैसेज का टाइटल भी चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी, यानी कि मैसेज को मैं दो तरीके से ले रहा हूँ कि उसका मुझे टाइटल भी दो और डिस्क्रिप्शन भी। तो उसकी टाइप भी मैं कैसे डिफाइन करूँगा, मैसेज, उसके अंदर टाइप डिफाइन करूँगा टाइटल, और उसके साथ उसकी टाइटल की टाइप होगी स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन, इसकी टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग। सही है? अब जब मैं इस की को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना न्यू कॉन्टेक्ट से, तो क्या होगा, टाइटल। अब चूंकि मैसेज ही ऑप्शनल है, तो जब किसी ऑप्शनल फील्ड से टाइटल निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पे मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। मैं कह रहा हूं कि किसी अनडिफाइंड चीज में से मुझे टाइटल दो, तो किसी अनडिफाइंड चीज में से टाइटल कैसे मिल सकता है? तो यहां पे क्रैश करने के चांसेस हैं एप्लीकेशन। सही है? तो इसलिए हम ये नहीं करना चाहते, इसलिए हमने सेपरेट डिफाइन करके उसके अंदर उसको इंटरसेक्ट कर लिया। ऑप्शनल करके भेज सकते हैं, लेकिन उसमें एरर आने का फिर चांसेस है ना, अगर हम ऐसे की को टाइटल एक्सेस कर रहे हैं मैसेज से, तो वो नहीं मिलेगा ना, उसको अनडिफाइन हो जाएगा, क्रैश करेगी कोड। हाँ, कंडीशन लगा सकते हैं, या मतलब लंबा काम करना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली ये चीज करेक्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं 4 आवर, अभी तो शुरू किया हमने, अभी तक वो फीलिंग आ नहीं रही कि क्लास पढ़ा रहा हूँ, अभी वो शुरू करना है काम। सही है, अभी हमने बहुत पढ़ना है, हमने ये सारी टाइप्स भी देखनी है, फिर हमने क्लासेस भी पढ़नी है, वो भी डिस्कस करना है, फिर नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट करना है।